जय जय भारत साथियों, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के साथ वैष्णव गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मध्य प्रदेश के राजवंश, जिसमें कल्चरल राजवंश को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर इसकी बात हम करें तो ये जीएस जो हमारा फर्स्ट पेपर है, इसका पार्ट ए है और यूनिट 2 है। अगर हम देखें तो कल्चरल राजवंश की जो पृष्ठभूमि की अगर बात आती है तो एक प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर देखें तो 5वीं से 6वीं शताब्दी का जो काल रहा है, एक राजनीतिक अस्थिरता का काल रहा है। और विकेंद्रीकरण के इस काल में जो है गुप्त जब सत्ता का पतन होता है तो उसके पश्चात अगर देखा जाए को कल्चरल राजवंश की जो अलग अलग शाखाओं ने जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो अपने क्षेत्रीय विस्तार को यहाँ पर क्या है कि रणनीतिक या यूँ कहें कि ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर स्थापित किया। अगर देखा जाए तो इनकी शाखाएं जो होती हैं माहिष्मती होती हैं, त्रिपुरी, विदर्भ, कालिंजर, कर्नाटक, दक्षिण कौशल, सरयू पर, ये इनकी अलग अलग जो है क्षेत्रीय शाखाएं रही हैं, जिन्होंने जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो यहाँ पर अपने शासन की सत्ता को स्थापित किया। लेकिन हम अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2 शाखाएँ आती हैं। ये दोनों ही जो शाखाएँ होती हैं ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम यहाँ पर इनको डिस्कस करेंगे। माहिष्मती की शाखा की अगर बात हम करें, ये कृष्णा से लगाकर बुद्धराज तक जो होती हैं। फिर त्रिपुरी की जो शाखाएं होती हैं वापराज देव से लगाकर त्रिलोक के मल्ल तक, यहाँ तक हम इनको डिस्कस करेंगे। इनके जो सामाजिक आर्थिक स्थिति को, इन्होंने जो मंदिर मठ जो है कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया है, उनको भी हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं माहिष्मती शाखा। तो माहिष्मती शाखा जो है यूँ कहें कि कल्चरल राजवंश की एक आद्य और एक प्राचीन शाखा होती है। यानी कि क्या होती है, ये प्राचीन शाखा होती है, प्राचीन शाखा है किसकी, कल्चरल राजवंश की, है ना। फिर अगर देखा जाए तो इस माहिष्मती शाखा ने जो है हमारे मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र रहे हैं, 3 क्षेत्र यहाँ पर इसमें आते हैं। एक इसमें आता है ओंकारेश्वर, मंडला, और एक आता है महेश्वरम। महेश्वर में इन्होंने जो है अपने क्षेत्र को जो यहाँ पर क्या किया था, इन्होंने स्थापित यहाँ पर किया था। तो और इनके जो अगर बात हम करें, इनके जो शासक रहे हैं, तो इनके जो शासक रहे हैं कृष्णराज से लगाकर कृष्णराज रहे हैं, फिर इनमें रहे हैं शंकरगण रहे हैं, और एक आते हैं इनमें बुद्धराज। तो इन 3 शासकों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। कहीं ना कहीं कुछ विद्वान होते हैं जो सुबंधु और संगम श्री को भी जो है कल्चरल राजवंश की जो माहिष्मती शाखा के इनको शासक के रूप में इनको देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो संगम सिंह रहे हैं वो त्रिकुटकों के सामंत रहे हैं, और उसके पश्चात उन्होंने जो है सामंत के रूप में जो है त्रिकुटकों के यहाँ पर कार्य किया, और उसके पश्चात जो है उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को स्थापित उन्होंने जो है करने के लिए कल्चरल राजवंश की उनके द्वारा स्थापना यहाँ पर होती है। और उसके पश्चात जो है कहीं ना कहीं जो कृष्णराज होते हैं वो इस सत्ता को यहाँ पर संभालते हैं, और माहिष्मती शाखा को जो है ये बुद्धराज तक यहाँ पर जो है इसका विस्तार यहाँ पर होता है। तो कृष्णराज का जो काल रहा है वो रहा है 550 से 575 ईस्वी का काल रहा है। शंकरगण का जो रहा है 575 से 600 ईस्वी का काल शंकरगण का है, और बुद्धराज का जो काल आता है कालक्रम वो 600 से 620 ईस्वी तक इन तीनों शासकों ने जो है ओंकारेश्वर, मंडला और महेश्वर, इन क्षेत्रों पर जो है माहिष्मती शाखा को यहाँ पर जो है क्षेत्रीय विस्तार दिया। और इस शाखा के जो है यूँ कहें कि योगदान में इनका एक अमूल्य योगदान रहा है इसके विस्तार में। अब हम देख रहे हैं कल्चरल राजवंश की माहिष्मती शाखा के जो वास्तविक संस्थापक है वो है कृष्णराज। तो कृष्णराज की अगर बात हम करें तो वास्तविक संस्थापक के रूप में जो है कृष्णराज ने अपना शासनकाल जो है 550 से 575 ईस्वी में यहाँ पर इनके मध्य इनका शासन काल रहा है। अगर देखा जाए तो कालिंजर एवं डाहल जो है वर्तमान जबलपुर क्षेत्र को इन्होंने जो है जीता। यानी कि कन्नड़ अभिलेखों के अनुसार ये कन्नड़ अभिलेखों में वर्णित है कि जो है कृष्णराज जो है कालिंजर एवं डाहल जो वर्तमान जबलपुर का क्षेत्र आता है उसको इन्होंने जो अपने क्षेत्र में शामिल यहाँ पर किया है। और अगर देखा जाए तो शक्ति और सामर्थ्य के साथ में इसने अपना राज्य को विस्तार किया है। तो ये जो बात होती है इसके अभिलेखों में वर्णित होती है, और कहीं कहीं इसके अभिलेखों में ये भी कहा गया है कि ये जो है पशुपति का जो है एक पशुपति का ये भक्त रहा है, और राज्य सप्तांगों का भी ये स्वामी रहा है। राज्य सप्तांग में जो आते हैं अगर देखा जाए तो राज्य
अमात्य, मित्र, कोश, फिर आता है इनमें भूमि, फिर अरण्य और सेना। इनका ये जो है ये यहाँ पर स्वामी रहा है। और इसकी जो मुद्राएं होती हैं इसमें सर्वाधिक जो है रजत यानी कि जो चांदी के सिक्के होते हैं वो इसने विस्तृत इसके क्षेत्र में जो जारी करवाए। और तांबे के जो इसके सिक्के होते हैं वो विदर्भ से एवं धारापुरी जो एलिफेंटा से प्राप्त होते हैं। और शीशे के जो हैं एकमात्र सिक्के जो हैं वो धारापुरी से यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो इसके पश्चात जो है फिर शंकरगण जो है इसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी के रूप में जो है माहेश्वरी शाखा का यहाँ पर यूँ कहें कि जो राजा बनता है। और फिर बुद्धराज इसके बाद आते हैं। अब हम देख रहे हैं शंकरगण। जो शंकरगण होता है वो जो कृष्णराज का पुत्र एवं उत्तराधिकारी के रूप में जो है माहेश्वरी शाखा में इसका जो शासनकाल रहा है 575 से 600 ईस्वी के मध्य जो इसका शासन काल यहाँ पर होता है। और इसके जो है इसका जो यूँ कहें कि साम्राज्य जो है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जो है इसका विस्तार रहा है ऐसा कहा जाता है। और इसके दो ताम्रपत्र हमें प्राप्त होते हैं, एक होता है आभोन से प्राप्त होता है, एक होता है संखेड़ा। संखेड़ा से प्राप्त जो है ताम्रपत्र जिसमें जो इसके युद्ध और इसके जो है यूँ कहें युद्ध में विजयी और यशस्वी होने का यहाँ पर वर्णन इसमें संखेड़ा से प्राप्त जो है ताम्रपत्र में मिलता है। और उसके बाद जो आता है माहेश्वरी शाखा का जो अंतिम शासक ज्ञात है वो है बुद्धराज। ये शंकरगण के उत्तराधिकारी के रूप में माहेश्वरी शाखा पर जो है 600 से 620 ईस्वी के मध्य में जो है शासन करता है। और विशेष अगर बात हम करें तो माहेश्वरी शाखा का एक अंतिम ज्ञात यहाँ पर शासक होता है। और ये जो है चालुक्य नरेश रहे मंगलेश उनसे ये पराजित हुआ है बुद्धराज। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे त्रिपुरी शाखा। अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं शंकरगण जो है कल्चरल राजवंश के जो है त्रिपुरी शाखा के जो है शासक की अगर बात हम करें तो जो है वाम राजदेव या जो वाप राजदेव हैं इनके पश्चात जो है यूँ कहें कि शंकरगण जो है यहाँ पर त्रिपुरी जो शाखा है उनके शासक के रूप में यहाँ पर ये सत्ता पर आसीन होते हैं। इनके जो अभिलेख होते हैं सागर और छोटी जो है देवरी, ये छोटी देवरी जो है सागर के पूर्व में स्थित ये जो है यहाँ पर अभिलेख प्राप्त होते हैं। और इनके अभिलेखों में जो है अगर सागर अभिलेख की अगर बात हम करें जिसमें इनकी जो उपाधियाँ जो वर्णित होती हैं वो होती हैं परम भट्टारक, महाराजाधिराज एवं परमेश्वर। इनकी जो उपाधि है शंकरगण प्रथम के द्वारा जो है यहाँ पर इन्होंने उपाधियाँ यहाँ पर ग्रहण की थी। फिर जो अगर हम देखें तो अब आते हैं लक्ष्मणराज प्रथम। लक्ष्मणराज प्रथम की अगर बात हम करें तो 9वीं शताब्दी से में जो इन्होंने शासन यहाँ पर प्रारंभ किया है त्रिपुरी शाखा में। और इनके जो शिलालेख हैं वो कार्यतलाई यानी कि कटनी से यहाँ पर प्राप्त होती हैं। और उनके संबंध में इतना ही विवरण जो यहाँ पर जो है प्राप्त होता है। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पर कोकल प्रथम का जो है कलचुरी की जो है त्रिपुरी शाखा में इनका क्या योगदान ये रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं कोकल प्रथम। तो कोकल प्रथम की अगर बात हम करें तो कोकल प्रथम जो उत्तराधिकारी रहे वो लक्ष्मण जो है राज उनके उत्तराधिकारी के रूप में इनका जो है शासनकाल जो है 850 से 890 ईस्वी के जो है मध्य में इनका जो है शासनकाल त्रिपुरी शाखा पर रहता है। और साथ साथ अगर देखा जाए तो कोकल प्रथम ने जो है अपने राजनीतिक जो है क्षेत्रीय जो विस्तार सीमाओं में अगर देखा जाए तो उन्होंने वैवाहिक संबंध और जो है मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ में जो है अपनी राज्य के जो सीमाओं का यहाँ पर विस्तार यहाँ पर इन्होंने किया है। जिसमें अगर देखा जाए तो इन्होंने जो है चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी से विवाह कर यहाँ पर जो है चंदेलों के साथ में वैवाहिक संबंध यहाँ पर स्थापित किए। इसका जो हमें उल्लेख मिलता है वो युवराज देव तिथि के जो बिल्हारी अभिलेख जो शिलालेख है बिल्हारी, वहाँ से हमें इस तथ्य की जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है। इनके जो है मैत्रीपूर्ण संबंधों में अगर देखा जाए तो राष्ट्रकूट और जो है प्रतिहार शासकों से इनके मैत्रीपूर्ण संबंध यहाँ पर रहे हैं। और इनका जो युद्ध की जो रणनीति रही है, जो युद्ध इनका हुआ है वो कन्नौज के जो है प्रतिहार शासक राजा भोज प्रथम के साथ में इनका युद्ध यहाँ पर हुआ है। इनकी उपाधि में अगर देखा जाए तो इन्होंने उपाधि जो है त्रिलिंगाधिपति की उपाधि यहाँ पर धारण की है। और इस तथ्य के जो है स्पष्ट इसका जो उल्लेख किया गया है वो विद्याशाल भंजिका जो राजशेखर जो रहे हैं रचनाकार, उनकी एक संस्कृत यहाँ पर नाटक होती है या संस्कृत ग्रंथ होता है विद्याशाल भंजिका, जिसमें जो है इस तथ्य का उल्लेख है कि जो है कोकल प्रथम जो रहे हैं त्रिपुरी शाखा के शासक, उन्होंने जो है त्रिलिंगाधिपति की यहाँ पर उपाधि यहाँ पर इन्होंने धारण की है।
अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं शंकरकर्ण द्वितीय। तो शंकरकर्ण द्वितीय की अगर बात हम करें तो ये कोकल प्रथम के उत्तराधिकारी के रूप में जो कलचुरी राजवंश की त्रिपुरी शाखा है वहाँ पर 890 से 910 ईस्वी के मध्य जो है यहाँ पर ये शासन इनकी शासन सत्ता पर आरूढ़ होते हैं। और फिर अगर देखा जाए इनकी जो उपाधियाँ होती हैं वो मुग्धतुंग, प्रसिद्ध धवल, और इनके दो पुत्र रहे, एक तो बालहर्ष और युवराज प्रथम। तो बालहर्ष जो होते हैं वो शंकरकर्ण द्वितीय के बाद जो है उत्तराधिकारी के रूप में इनका शासन काल जो काफ़ी अल्प समय के लिए रहा है। उसके बाद जो है युवराज जो है देव प्रथम के द्वारा जो है यहाँ पर कलचुरी राजवंश के त्रिपुरी शाखा पर साहित्य संरक्षण के रूप में और सीमाओं विस्तार के रूप में और जो है अन्य जो है राज्यों के साथ में मैत्रीपूर्ण और वैवाहिक संबंधों के द्वारा जो है कलचुरी राजवंश की त्रिपुरी शाखा में जो है एक अमूल्य इनका एक महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर रहा है। और शंकरकर्ण द्वितीय की अगर बात हम करें तो इनके जो है वैवाहिक एवं जो मैत्रीपूर्ण संबंध जो रहे हैं, एक राष्ट्रकूटों के साथ में नरेश जो है जगतुंग एवं कलचुरी के साथ में कलचुरी वंश के जो शासक हैं उनके साथ में इनके मैत्रीपूर्ण एवं जो है यहाँ पर कलचुरी एवं राष्ट्रकूट के साथ में भी इनके मैत्रीपूर्ण संबंध यहाँ पर होते हैं। अब जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो देखेंगे हम यहाँ पर युवराज देव प्रथम का जो है कलचुरी राजवंश के त्रिपुरी शाखा के में साहित्य संरक्षण में इनका क्या अमूल्य योगदान यहाँ पर होता है। हेलो फ्रेंड्स, अब जो मैं यहाँ पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं त्रिपुरी शाखा के जो है युवराज देव प्रथम की अगर बात हम करें तो इनका जो शासन जो रहा ये शंकरकर्ण द्वितीय के जो है उत्तराधिकारी रहे हैं, जिनमें बालहर्ष भी जो है यहाँ पर शासक बनते हैं। उनके अल्प समय के पश्चात जो युवराज देव प्रथम के दौरान यहाँ पर त्रिपुरी शाखा पर जो है 915 से 945 ईस्वी के मध्य अपने शासन को यहाँ पर सत्ता इन्होंने संभाली है। इनके अन्य नाम जो मिलते हैं हमें केयूर वर्ष और कपूर वर्ष भी मिलता है। इनकी उपाधियाँ परमेश्वर, चक्रवर्ती, त्रिलिंगाधिपति की यहाँ पर इनकी उपाधियाँ होती हैं। अगर देखा जाए तो इनकी शक्ति का वर्णन जो होता है कार्यतलय अभिलेख में मिलता है। इन्होंने वैवाहिक संबंधों की नीति जो है गोंड, कर्नाट, लाट, कलिंग के जो है शासक रहे हैं, उनके साथ में जो है इन्होंने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। इनके जो प्रधानमंत्री रहे हैं भाग जो है मिश्र रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री रहे हैं। और यहाँ पर राज चक्र को जो है युवराज देव प्रथम का संरक्षण प्राप्त था और इनके संरक्षण में इन्होंने विद्याशाल, भंजिका और काव्य मीमांसा की यहाँ पर इन्होंने रचना की है। और अगर देखा जाए तो इनके जो युवराज देव प्रथम के शासनकाल में निम्न मंदिरों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। 64 जो योगिनी मंदिर जो कि भेड़ाघाट जबलपुर में है, और गोलकी मठ जो इसी मंदिर के समीप, और नहोलेश्वर शिव मंदिर ये दमोह के पास में है, और विराटेश्वर जो है शिव मंदिर ये जो होता है शहडोल सुहागपुरा जो है वहाँ पर ये विराटेश्वर शिव मंदिर यहाँ पर होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर में भी प्रश्न प्री में भी यहाँ पर ये 64 जो योगिनी वाला पूछा गया है, सॉरी मेंस में पूछा गया है कि जो है 64 योगिनी जो है मंदिर का जो है निर्माण किस शासक ने करवाया है और कब किन जो है शासनकाल में उनका हुआ है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर प्रश्न जो है पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। हेलो फ्रेंड्स, अब जो यहाँ पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं लक्ष्मण राज द्वितीय की अगर बात हम करें तो लक्ष्मण राज द्वितीय जो है ये कलचुरी जो राजवंश उसकी त्रिपुरी शाखा के जो है शासक रहे हैं। युवराज देव प्रथम उनका ये उत्तराधिकारी के रूप में जो है 945 से 970 ईस्वी के मध्य में जो है यहाँ पर ये शासन अपनी राजसत्ता ये क्या है संभालता है। अगर साम्राज्य विस्तार की नीति को अगर देखा जाए तो इसने कौशल एवं जो उड़ यानी कि उड़ीसा के जो है राजाओं को इसने परास्त किया है। कौशल यानी कि छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया होता है वो, और इसकी विजय का जो उल्लेख होता है हमें 2 अभिलेखों में देखने को मिलता है। एक होता है गोह रवा ताम्रपत्र जो कि लक्ष्मीकर्ण का होता है, और एक होता है कारीतलाई अभिलेख। कारीतलाई जो है ये कटनी जिले के अंतर्गत आता है वहाँ पर, और कारीतलाई अभिलेख में जो है इसके मंत्री जो है सोमेश्वर, उसका जो इसमें उल्लेख यहाँ पर मिलता है। और साथ ही साथ जो है इसके मंत्री हैं सोमेश्वर, उसके द्वारा जो है विष्णु मंदिर स्वामी नामक एक विष्णु मंदिर निर्माण का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। और एक सोम स्वामीपुर जो है नगर भी इसने यहाँ पर बसाया था। और इसकी विजय में अगर देखा जाए तो वंग पांडे यानी कि तमिलनाडु और लाट प्रदेश गुजरात और गुजरात कश्मीर के जो है राजाओं पर इसने जो है यहाँ पर विजय भी प्राप्ति इसने की है। और अगर हम देखें तो लक्ष्मण राज जो द्वितीय होता है वो शैव मतावलंबी था यानी कि शैव उपासक था। इसका जो प्रमाण होता है मतमयूर वंश के जो है शैव सन्यासी, उनको इसने क्या है कि संरक्षण यहाँ पर इसने प्रदान किया है। इसके 2 पुत्र इसने जो है वैवाहिक संबंधों की नीति जो है उत्तरकालीन जो है चोल चालुक्य जो रहे हैं राजा विक्रमादित्य जो है उनके साथ जो है इसने वैवाहिक संबंधों की नीति
को जारी रखा है। इसके दो पुत्र रहे, एक तो शंकरगण तृतीय हुआ है और एक हुआ है यहाँ पर युवराज देव द्वितीय। ये दोनों इसके उत्तराधिकारी के रूप में जो हैं अलग अलग जो है यहाँ पर अपनी शासन सत्ता को यहाँ पर ये संभालते हैं। अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं लक्ष्मणराज द्वितीय के जो है उत्तराधिकारी की अगर बात हम करें तो इसके दो उत्तराधिकारी यहाँ पर रहे, शंकरगण तृतीय और एक आता है युवराज देव यहाँ पर द्वितीय। तो शंकरगण तृतीय जो है तृतीय की अगर बात हम करें तो इसका शासनकाल जो होता है 970 से 980 ईस्वी के मध्य में ही होता है और विशेष तथ्य में देखा जाए तो ये वैष्णव भक्त रहा है और उसकी जो है संभवतः कोई संतान नहीं थी, इसलिए इसका जो भाई है युवराज देव द्वितीय जो होता है वो त्रिपुरी शाखा पर जो है इसके उत्तराधिकारी के रूप में, या यूँ कहें कि उसके पश्चात जो होता है ये इसका शासन यहाँ पर प्रारंभ होता है 980 से 990 ईस्वी के मध्य में और ये शैव मतावलंबी है और परमार जो है शासक रहे हैं। वाक्यपति मुंज के द्वारा युद्ध में परास्त हुआ है, जिसका वर्णन जो होता है इसके वंशज होते हैं उदादित्य। उदादित्य की जो है उदयपुर प्रशस्ति लेख में इसका वर्णन आता है कि परमार शासक जो है ये वाक्यपति मुंज के द्वारा जो है युवराज देव द्वितीय यहाँ पर परास्त होता है। तो ये दोनों ही जो है जो शासक रहे हैं ये यहाँ पर लक्ष्मणराज जो है द्वितीय के पुत्र यहाँ पर ये रहे हैं। अब हम देख रहे हैं युवराज देव द्वितीय के जो है यहाँ पर उत्तराधिकारी जो है वो है कोकल द्वितीय। तो कोकल द्वितीय जो होते हैं 990 से 1000 जो है 15 ईस्वी में जो यहाँ पर त्रिपुरी शाखा पर यहाँ पर शासन ये अपना प्रारंभ करते हैं और इनका एक अभिलेख हमें मिलता है, वो आता है गुर्गी अभिलेख या गुर्गी शिलालेख। तो गुर्गी शिलालेख की अगर बात हम करें जिसमें गुर्जर प्रतिहार गौड़ एवं चालुक्य जो शासक रहे हैं उनसे संघर्ष में जो है कोकल द्वितीय ने जो यहाँ पर क्या है कि सफलता यहाँ पर इनसे प्राप्त की थी, इसका उल्लेख जो है गुर्गी शिलालेख में मिलता है। और अगर हम बात हम करें तो कोकल द्वितीय जो होता है वो शैव मतावलंबी होता है कि शैव धर्म का अनुयायी होता है और जो है शैव संप्रदाय को जो है इसने संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया था। और गुर्गी जो होता है वो शैव यूँ कहें कि शैव इसका संप्रदाय की जो है मत मयूर शाखा का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर इसके शासनकाल में केंद्र होता है कोकल द्वितीय के समय। अब जो हम बात हम करेंगे तो इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे गांगेय देव। अब जो हम देख रहे हैं गांगेय देव। तो गांगेय देव की अगर बात हम करें तो कोकल द्वितीय का उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर जो है 1015 से जो है 1041 के मध्य में जो है इसका शासनकाल रहा है। इसकी उपलब्धि की अगर बात हम करें तो इसका जो उत्तर भारत का अभियान की ओर देखा जाए तो इसने कीर यानी कि हिमालय से लेकर जो है इसने हिमालय के जो है कीर के जो राजाओं को पराजित कर गंगा यमुना के दोआ पर जो इसका शासन है इसने सत्ता स्थापित की। इसने वाराणसी को भी यहाँ पर जीता और इसने जो है पालवंशी शासक जो रहे हैं अंग के यानी कि महिपाल जो प्रथम उनको भी इसने परास्त किया था। अंग यानी कि जो वर्तमान में जो है भागलपुर और मुंगेर जो जिला आता है जो बिहार के अंतर्गत आता है वहाँ पर अंग एक जनपद था, उसके जो पालवंशी शासक रहे हैं महिपाल प्रथम को भी इसने पराजित किया है। और इसके ऊपर देखा जाए तो इसने जो है त्रिपुरी जो है शाखा के जितने भी शासक रहे हैं उनमें सर्वप्रथम जो है गांगेय देव ही रहा, जिसने क्या है कि यहाँ पर जो है सिक्के इसने सर्वप्रथम इसने ही यहाँ पर मुद्राओं को जारी किया था या सिक्कों को जारी किया था त्रिपुरी शाखा के राजाओं में अगर देखा जाए तो इसने सोने चांदी और तांबे के सिक्के यहाँ पर जारी किए हैं और सोने के सिक्के को जो यहाँ पर टंक भी यहाँ पर कहा गया है। और एक महोबा से प्राप्त एक जो शिलालेख होता है जिसमें गांगेय देव को जो है विश्व विजय भी यहाँ पर कहा गया है। तो ये है गांगेय देव। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे यहाँ पर राजा कर्ण को देखेंगे। अब जो हम त्रिपुरी शाखा के जो शासक को देख रहे हैं वो देख रहे हैं कर्ण। तो कर्ण की अगर बात हम करें, कर्ण जो है यहाँ पर उत्तराधिकारी गांगेय देव का यहाँ पर उत्तराधिकारी होता है और इसका जो शासनकाल है 1041 से 1072 के मध्य में इसका शासनकाल यहाँ पर प्रारंभ जो मध्य में यहाँ पर त्रिपुरी शाखा पर रहा है। साम्राज्य विस्तार की नीति को अगर देखा जाए तो इसने जो है पाल नरेश रहे हैं नयन पाल के समय जो है शासनकाल में मगध पर इसने आक्रमण किया था। दक्षिण अभियान में अगर देखा जाए तो चोल शासक राजाधिराज प्रथम को भी इसने और पल्लवों पर भी इसने विजय यहाँ पर प्राप्त की है और देववर्मा को भी इसने पराजित किया है जो कि यूँ कहें कि चंदेल शासक रहा है देववर्मा बुंदेलखंड पर। और जिजाक भक्ति को भी इसने जीत कर अपने साम्राज्य में इसने जो है इसको मिलाया था। वाराणसी में जो कर्ण मेरु करके उत्तुंग एक शिवालय का निर्माण भी जो है राजा कर्ण के द्वारा जो है यहाँ पर करवाया गया है और अमरकंटक के मंदिर को निर्माण भी इसने करवाया है। और अगर देखा जाए तो इसे जो है राजा कर्ण को हिंद का इसकी जो है विजयों के
उल्लेख के आधार पर, जिसमें इसने अपने साम्राज्य विस्तार में जितने भी इसने विजित क्षेत्र किए हैं, उनके आधार पर इसे हिंद का जो है नेपोलियन यहाँ पर कहा जाता है राजा कर्ण को, त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश में। फिर अगर देखा जाए इसकी उपाधि जो होती है, कलचुरी राजवंश के जितने भी अभिलेख हैं उसमें इसकी उपाधि त्रिक लिंगाधिपति की उपाधि यहाँ पर प्राप्त होती है। इसके राज दरबार जो कवि या विद्वान जो रहे, बिल्हण हैं और विद्यापति हैं, कर्पूर, नाचीराज, वल्हण जो है इसके क्या रहे हैं यहाँ पर राज दरबारी यहाँ पर कवि होते हैं। और अगर इसकी अगर बात हम करें तो रीवा प्रशस्ति में जो है इसके विभिन्न विजयों का यहाँ पर उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो ये है राजा कर्ण जो त्रिपुरी शाखा के कलचुरी राजवंश के यहाँ पर शासक रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब जो यहाँ पर देख रहे हैं कल्चरल राजवंश की जो है त्रिपुरी शाखा को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें यशकर्ण की अगर बात हम करें तो यशकर्ण जो होता है ये त्रिपुरी शाखा के जो शासक रहे हैं कर्ण, उनका जो उत्तराधिकारी के रूप में इसका जो शासन आता है वो 1073 से 1123 के मध्य में इसका शासन काल रहा है। और ये शैव धर्म का अनुयायी था, यानी कि शैव मतावलंबी रहा है। और ये जो है निम्न राजाओं से पराजित हुआ है। मालवा नरेश जो है लक्ष्मणदेव से पराजित हुआ है, चंदेल शासक सलक्ष्मण वर्मा से भी पराजित हुआ है, और चालुक्य जो शासक रहे हैं विक्रमादित्य षष्ठम, इनसे भी जो है ये पराजित यहाँ पर हुआ है। अगर हम देखें तो यशकर्ण के जो शासनकाल के समय जो है त्रिपुरी शाखा की जो सीमाएं होती है काफ़ी संकुचित हुई थी, और राज्य विस्तार जो है यहाँ पर काफ़ी एक क्षीण यहाँ पर रहा है, क्योंकि जो है यशकर्ण है एक दुर्बल और एक निर्बल जो है शासक रहा है। इसलिए जो है इसके समय में जो है त्रिपुरी शाखा की जो शाखाओं का जो विस्तार है वो संकुचित यहाँ पर हुआ है। और इसके जो ताम्रपत्र निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जबलपुर, खेरहा, बरही से जो इसके निम्न यहाँ पर ताम्रपत्र यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर गयाकर्ण। तो गयाकर्ण की अगर बात हम करें तो गयाकर्ण जो होता है वो यशकर्ण के उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर 1123 से 1153 के मध्य में यहाँ पर ये शासन करता है। और एक ये जो है शैव भक्त रहा है। और इसके जो शासन के समय जो एक विशेष अगर तथ्य की अगर बात हम करें तो पाशुपत जो है सन्यासी भाव ब्रह्मा ने त्रिपुरी में जो है एक शिव मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया है। पाशुपत सन्यासी भाव ब्रह्मा ने यहाँ पर त्रिपुरी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, ये इसके शासन की एक महत्वपूर्ण घटना होती है। साथ अगर देखा जाए तो इसका जो उत्तराधिकारी रहा है फिर नरसिंह जो है गयाकर्ण के उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर 1153 से 1163 के मध्य में त्रिपुरी शाखा पर यहाँ पर शासन करता है। और इसके समय अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक जो है उन्नति अवश्य हुई है कुछ। और इसकी जो माता है अलहण देवी ने भेड़ाघाट में बैद्यनाथ जो है शिव मंदिर का यहाँ पर निर्माण यहाँ पर करवाया। तो अलहण देवी कौन थी? वह नरसिंह की जो है माता श्री रही हैं, और जिन्होंने भेड़ाघाट में जो है बैद्यनाथ शिव मंदिर का यहाँ पर निर्माण इन्होंने करवाया है। अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं जयसिंह। जयसिंह की अगर बात हम करें तो जयसिंह जो है ये नरसिंह का छोटा भाई था, क्योंकि नरसिंह का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसके छोटे भाई ने जो है यहाँ पर 1163 में जो है त्रिपुरी शाखा पर यहाँ पर शासन किया। और इसका जो शिलालेख में प्राप्त होते हैं वो तेवर, जबलपुर और कर्णबेल से जो यहाँ पर इसके शिलालेख यहाँ पर प्राप्त होते हैं, किसके? जयसिंह के। फिर आता है विजय सिंह। तो विजय सिंह जो होता है वो जयसिंह के उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर शासन करता है। और इसके ताम्रपत्र जो होते हैं झूलपुर एवं कुंभी से प्राप्त हुए हैं। और एक विशेष ये बात है कि चंदेल राजा जो है परमार्थी देव से ये क्या हुआ था, विजय सिंह यहाँ पर पराजित हुआ था। फिर त्रिलोक्यमल जो कल्चरी वंश का अंतिम त्रिपुरी शाखा का शासक है, और इसका उत्तराधिकारी जो है ये विजय सिंह का उत्तराधिकारी होता है। और इसका प्रमाण जो है झूलपुर ताम्रपत्र में लिखा गया है। और इसका जो राजगुरु रहे वो विमल शिव इसके राजगुरु यहाँ पर है। हेलो फ्रेंड्स, अब जो मैं आप देखने वाले हूँ कल्चुरी राजवंश की जो है कला संस्कृति की अगर बात हम करें तो कल्चुरी राजवंश में जो है त्रिपुरी शाखा के जितने भी शासक रहे हैं उन्होंने जो अपने साम्राज्य में जो है कला संस्कृति को लेकर जो है मंदिर और मठों का यहाँ पर निर्माण करवाया है। जिसमें अगर देखा जाए तो मंदिर मठ में एक जो है मंदिर आता है वो आता है 64 योगिनी जो है मंदिर आता है, जो कि भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित होता है। और युवराज देव जो प्रथम है उनके द्वारा जो इसका निर्माण यहाँ पर 10वीं सदी में जो है कि उत्तरार्ध में यहाँ पर करवाया गया था। और ये जो है मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि 64 योगिनी जो मंदिर है उसका निर्माण कब और किस समय जो है
करवाया गया था। 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर अगर देखा जाए तो देवी दुर्गा जी के जो है 64 अनुषंगिकों यानी जो योगिनियाँ होती हैं उनकी यहाँ पर प्रतिमाएं होती हैं। और ये भगवान शिव और माँ पार्वती की जो है यूँ कहें कि वैवाहिक जो है वेशभूषा में जो है नंदी पर बैठी हुई है यहाँ पर प्रतिमाएं जो हैं इस मंदिर में स्थित होती हैं। फिर आता है नोटा का शिव मंदिर। तो नोटा के शिव मंदिर की अगर बात हम करें तो इसका निर्माण युवराज देव प्रथम के द्वारा जो है नोटा दमोह में करवाया गया था। और इसका एक अन्य नाम भी मिलता है हमें, नोहलेश्वर मंदिर भी यहाँ पर इसका एक अन्य नाम भी यहाँ पर देखा गया है। फिर अगर देखा जाए तो विराटेश्वर शिव मंदिर। विराटेश्वर शिव मंदिर का निर्माण भी युवराज देव प्रथम और सोहागपुर यानी कि शहडोल में यहाँ पर करवाया गया है। तो इन कला संस्कृति में अगर देखा जाए तो मंदिर निर्माण में जो है तो यहाँ पर जो है युवराज देव प्रथम का काफ़ी एक महत्वपूर्ण या एक अमूल्य उनका सांस्कृतिक धरोहर को जो है कलचुरी राजवंश की त्रिपुरी शाखा में जो है स्थापित करने में जो है इनका काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और कला संस्कृति के संरक्षक भी यहाँ पर ये युवराज देव प्रथम होते हैं।